हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज एक नए वीडियो में। आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी गद्य के विकास क्रम को लेकर आए हैं। इसमें जो हिंदी गद्य का पाठ्यक्रम है, आज का टॉपिक हिंदी गद्य साहित्य का विकास क्रम कब से कब तक रहा, क्या विशेषताएं रहीं, क्या इसकी बोलियां रहीं, तो इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए रखा गया है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। इसमें आप देखिए कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। तो आइए देखते हैं पहले हम गद्य के बारे में कि गद्य क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि गद्य शब्द, आप देखिए यहाँ पर गद्य शब्द जो दिया गया है ये कैसे बना है। तो गद्य शब्द गद धातु में, यह गद धातु है, इसमें यत प्रत्यय मिला हुआ है। तो गद्य शब्द गद धातु में यत प्रत्यय मिलने से बना हुआ है। जब यत प्रत्यय मिलाते हैं तो बनता है गद्य। यहाँ पर गद जो धातु है, इसका अर्थ है, गद का अर्थ है बोलना, अर्थात हम जो कुछ भी बोलते हैं, बोल करके अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अपने मनोभावों को बोल कर व्यक्त करना गद्य कहलाता है। जब हम अपनी बातों को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं, ताकि वह हमारे मनोभावों को समझ सके, तब वह रूप गद्य कहलाता है। और इसका जो लिखित रूप है वह गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए गद्य की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि कई बार जो है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए यह समझना बहुत आवश्यक होता है कि हम गद्य की परिभाषा को कैसे समझें। तो जो गद्य की परिभाषा है, देखिए यहाँ पर एकदम आसान तरीके से है कि गद्य में छंद, ताल, लय या तुकबंदी, देखिए छंद, ताल, लय, तुकबंदी ये नहीं होते हैं। अर्थात ताल, छंद, लय और तुकबंदी से मुक्त रचना होती है। और क्या विशेषता है इसकी कि यह विचारपूर्ण होती है, क्योंकि गद्य के अंतर्गत हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, साथ ही यह विचारपूर्ण भी है और वाक्यबद्ध होता है। इसको हम वाक्य के रूप में लिखते हैं, एक व्यवस्थित रूप देते हैं, तब यह गद्य कहलाती है। ऐसी रचना गद्य कहलाती है। तो पूरा देखिए, ताल, छंद, लय और तुकबंदी से मुक्त विचारपूर्ण वाक्यबद्ध रचना गद्य कहलाती है। अब यह गद्य कहलाएगी जिसमें तुकबंदी, लय, छंद, ताल ना हो, लेकिन वह विचारपूर्ण और वाक्यबद्ध रचना के रूप में लिखा गया हो। तो ऐसी रचना गद्य कहलाती है। अब देखिए यह गद्य है क्या। वास्तव में गद्य जो है यह ज्ञान वृद्धि का साधन है। देखिए कितना सुंदर लिखा गया है कि ज्ञान वृद्धि का साधन है। अगर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो कैसे हम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं, या दूसरे के ज्ञान को हम कैसे आत्मसात कर पाते हैं, तो और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो देखिए सीधी सी बात है कि गद्य जो है वह ज्ञान वृद्धि का साधन भी है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि ये गद्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता के अंतर्गत समझना है। अब देखिए हमें हिंदी गद्य का आविर्भाव, माने हिंदी गद्य का जन्म, आविर्भाव कैसे हुआ, तो या कब से हुआ। तो यहाँ पर जो है ये 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य, ऐसा विद्वानों का विचार है कि जब उन्होंने प्रमाण देखा होगा तो इसके आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि इसी 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के आसपास, इसी के बीच इस गद्य का स्वरूप जो है राजस्थानी हिंदी में हुआ। तो राजस्थानी हिंदी के रूप में सबसे पहले हिंदी गद्य का विकास मिलता है, हिंदी गद्य का आविर्भाव मिलता है। और यह जो है 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य, इसकी समय सीमा है ये कि इसी के आसपास जो है राजस्थानी गद्य के रूप में हिंदी
मिली। और अब देखिए यहाँ पर जो आज हम हिंदी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी कहते हैं, जो हिंदी का परिनिष्ठित रूप है, शुद्ध रूप है, वह खड़ी बोली ही है। तो इस खड़ी बोली को हम कहाँ से पाते हैं? तो देखिए यहाँ पर दिल्ली और मेरठ यानी कि लगभग उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली आज के हिंदी साहित्य के रूप में रखी गई है, इसी को माना गया है। तो हिंदी की खड़ी बोली जो है आज की प्रतिष्ठित भाषा, लिखित भाषा के रूप में प्रचलित है। अर्थात वर्तमान में साहित्यिक हिंदी का स्वरूप खड़ी बोली है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है आगे कि वर्तमान में जो साहित्यिक हिंदी है, जो आप पढ़ते हैं, जिस साहित्यिक हिंदी को पढ़ते हैं, उसका स्वरूप ऐसा है, खड़ी बोली के रूप में है। ये जरूरी है जानना कि खड़ी बोली में जो है हिंदी साहित्य का विकास हुआ है। और देखिए इसमें कुछ बोलियां हैं जो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत, हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत रखी गई हैं, और इन बोलियों की कुल संख्या जो है 8 है। देखिए यहाँ पर 8 बोलियां हैं, लेकिन ये 8 बोलियां कहाँ हैं? देखिए पहला है ब्रजभाषा, दूसरी है खड़ी बोली, फिर कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखिए तो ये 8 बोलियां जो है हिंदी गद्य के अंतर्गत आती हैं। हिंदी गद्य के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? 8। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो ये 8 बोलियां हिंदी गद्य के अंतर्गत रखी गई हैं। अब आपको एक जो है नई चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो वर्तमान में जो गद्य का स्वरूप आप पाते हैं, गद्य का रूप एक जो है लिखित रूप या प्रचलित हिंदी जिसे कहते हैं, यह भाषा खड़ी बोली का परिनिष्ठित और साहित्यिक रूप है। आप कह सकते हैं जो गद्य का रूप है वर्तमान में, वह प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली ही आज के प्रचलन में है, तो इसको हमें समझना होगा कि प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिनिष्ठित और साहित्यिक रूप है। ये दोनों चीजें आपको बहुत जरूरी है जानना कि ये हिंदी खड़ी बोली जो है यह परिनिष्ठित और साहित्यिक रूप है। अब देखिए कि खड़ी बोली का विकास, इसका विकास कैसे हुआ, क्योंकि खड़ी बोली आप कई बार से सुनते आ रहे हैं। तो ये खड़ी बोली है क्या? क्योंकि हम मानते हैं कि दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली जाने वाली भाषा खड़ी बोली है, लेकिन वो है क्या, उसमें वो भाषा आई कहाँ से? तो खड़ी बोली का विकास जो हुआ है वो वैसे हुई है मुख्यतः राजस्थानी और ब्रजभाषा के रूप में। सबसे पहले राजस्थानी और फिर ब्रजभाषा। तो इनमें जो है जब इनका रूप एक आकार हुआ साहित्य में, तब वह जो है खड़ी बोली के रूप में आ गई। तो राजस्थानी और ब्रजभाषा दोनों ही इसके मुख्य आधार हैं खड़ी बोली के विकास के। तो इसके आगे जब बढ़ते हैं तो आपको जो पाठ्यक्रम का आधार बनाया गया है आज का कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास, ये कैसे हुआ, कब कब है, तो इसमें जो है एक क्रम निर्धारित है जिसको आप पहले देखते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास है वो विकास क्रम क्या है। तो इसको हम 6 चरणों में बांट सकते हैं। तो ये 6 चरण कौन कौन से हैं, 6 कालखंड कौन कौन से हैं? जैसा कि हिंदी साहित्य के बारे में अगर आप देखें, खड़ी बोली जो कि शुद्ध परिनिष्ठित परिमार्जित खड़ी बोली का रूप जो मिलता है आज लिखित साहित्यिक रूप में, वह जो है भारतेंदु युग से शुरू हुआ। यानी भारतेंदु युग से पहले भी हिंदी का स्वरूप था, हिंदी गद्य था, लेकिन वह हिंदी गद्य जो है एक व्यवस्थित रूप में नहीं मिल पाया था। इस नाते भारतेंदु युग से पहले, भारतेंदु जी से पहले का समय जो है वो पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग कहलाता है। इसको पूर्व भारतेंदु या प्राचीन युग भी कहते हैं।
यह जो है 11वीं शताब्दी के आसपास से, माने जब से शुरू हुआ होगा हिंदी गद्य साहित्य में लेखन कार्य, तब से लेकर के सन 1868 ईस्वी तक, ये ध्यान देना है 1868 ईस्वी, क्योंकि यहीं से फिर आगे भारतीय हिंदी शुरू हो जाता है। तो पूर्व भारतीय हिंदी के अंतर्गत 1868 तक का ही समय निर्धारित है। दूसरा कालखंड है जिसका नाम है भारतीय हिंदी युग। देखिए यहाँ पर कुछ विशेष बातें जाननी है जो कि आपको कक्षा 9 में ये पहले आप सुने या जाने नहीं होंगे, तो इसको जानना जरूरी है यहाँ पर कि भारतीय हिंदी युग जो है यह सन 1868 से, ये ध्यान दीजिए, सन 1868 से 1900 ईस्वी तक का पूरा कालखंड, लगभग 32 वर्षों का कालखंड जो है यह भारतीय हिंदी के नाम से जाना जाता है। और चूंकि हिंदी साहित्य में हिंदी के गद्य के विकास के लिए अपूर्व योगदान रहा, जो है बहुत अच्छा कार्य था इनका, सराहनीय हिंदी साहित्य के लिए, तो गद्य में इसको जो है हम जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। इसको भारतीय हिंदी को, देखिए यहाँ पर भारतीय हिंदी को जागरण काल के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि एक नई जागृति आई हिंदी गद्य साहित्य के लेखन कार्य में। अगला है तीसरा जो कालखंड है द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए द्विवेदी युग क्या है। द्विवेदी युग जो है यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा हुआ है, और यह जो है सन 1900, इसको ध्यान दीजिए, सन 1900 जहाँ तक भारतीय युग था अंत में वहीं से शुरू हो जाता है द्विवेदी युग। यानी द्विवेदी युग सन 1900 से सन 1922 ईस्वी तक माना जाता है। और इतने लंबे समय से जो हिंदी गद्य में कमियां रही होंगी उसको भारतीय जी ने अधिक से अधिक सुधारने का प्रयास किया, हिंदी खड़ी बोली में लिखने के लिए सबको प्रेरित किया, किंतु उसमें कुछ न कुछ कमियां रह गई थीं और उन कमियों को सुधारने का प्रयास किया गया द्विवेदी युग में। इसीलिए द्विवेदी युग को सुधार काल के नाम से जाना जाता है। जागरण का सुधार काल कहा जाता है इसे। जागरण तो हो चुका था लेकिन सुधार काल इसी द्विवेदी युग को कहा जाता है। चौथा युग है, एक छोटा सा कालखंड है जो शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, और ये शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी के अद्वितीय विद्वान, आलोचक, साहित्यकार, गद्यकार रहे, उनके नाम पर पड़ा। और यह जो है समय सीमा इसकी है सन 1919 से 1938 ईस्वी तक। ये ध्यान दीजिए 1919 से 1938 तक का समय पूरा जो है यह शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। और हिंदी गद्य साहित्य में जो है यह एक छायावाद के रूप में इसका गद्य लेखन हुआ, इस नाते इसको छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि काव्य में केवल छायावादी युग ही नाम आता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको जानना है कि शुक्ल युग छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। और समय सीमा हो गई इसकी सन 1919 से 1938 तक। पांचवा कालखंड है शुक्लोत्तर युग। ये शुक्लोत्तर युग क्या है भाई? देखिए इसमें यह जो है जो शुक्ल युग था जहाँ 1938 तक, वहीं से शुरू होता है शुक्लोत्तर युग, क्योंकि 1938 से और 1947 तक का समय जो था वो छायावाद के बाद का समय। जिस तरह से शुक्ल युग तो छायावादी, इसी तरह से शुक्लोत्तर युग तो छायावादोत्तर युग हो गया। छायावाद के उत्तर माने बाद वाला समय कालखंड जो है वो क्या कहलाता है? शुक्लोत्तर युग। लगभग भारत की स्वाधीनता वर्ष तक का समय छायावादोत्तर युग के नाम से जाना जाता है या शुक्लोत्तर युग के नाम से। लेकिन जब देश स्वाधीन हो गया तब सन 1947 के बाद, अर्थात सन 1947 से अब तक का जो समय है वो पूरा का पूरा स्वतंत्रोत्तर युग, माने स्वतंत्रता के उत्तर या बाद का युग। तो जो अब तक चल रहा है वो किस युग में है? स्वतंत्रोत्तर युग। इस तरह से आपने देखा कि हिंदी साहित्य का जो विकास क्रम है वह छोटे छोटे कई कालखंडों में होता हुआ अब तक के हिंदी साहित्य में विकसित हुआ है। और मेरा विश्वास है कि जितना आपको यहाँ पर बताए जाने का प्रयास किया गया है वो आपके कक्षा 9 के आधार पर हिंदी गद्य साहित्य के विकास
को समझने में सुविधा हुई होगी। इसके बाद हम अगले टॉपिक में इन गद्य साहित्य के विकास क्रमों के एक एक कालखंड को विस्तृत जानेंगे। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।